Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Mantra. Listeners, welcome to today's edition of Market Mantra, in which we make an effort to give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But of course, we like to remind our listeners that we don't address stock or company specific queries. So for any queries, call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. I'm Sarabjit Kaur, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. Ranjan, how are you doing today? गुड, थैंक यू सरबजीत, थैंक यू और नमस्कार। हाजिर हैं हम एक और मार्केट मंत्र के नए अंक के साथ इस कार्यक्रम में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम देश विदेश की आर्थिक खबरों की बात करते हैं, साथ ही नजर डालते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर, बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, और इस पूरे सप्ताह में डोमेस्टिक मार्केट्स ने कैसा किया इसकी हम खास तौर पर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको ये भी मालूम है कि आज शनिवार है, और शनिवार का दिन तो आपके लिए ही होता है। आप चाहें तो अर्थ जगत से संबंधित या देश की इकोनॉमी से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 310 464 और 23 42 10 50, तीनों नंबर दिल्ली के। 011 एसटीडी कोड लगाएं और अपने सवाल को आप सीधा पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध है मार्केट एंड इकोनॉमी एक्सपर्ट अमन अग्रवाल। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मार्केट मंत्रा में। नमस्कार। एंड नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश। Yes, Harsh, thank you very much. Domestic markets snapped 2 weeks of rising streak. Both Sensex and Nifty decline over 2%. Global crude oil prices rise for the third straight week to 3-month high. Brent ends close to $80 a barrel. And US benchmark indices decline as jobs data stokes inflation fears. इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 2 महीने की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट। सेंसेक्स निफ्टी में 2% से हुई ज्यादा की गिरावट। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त। ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल पहुंचा। और अमेरिकी बाजारों में रोजगार के आंकड़ों की वजह से मुद्रास्फीति की आशंका और इसके मद्देनजर गिरावट रही। Market Mantra, Mantra, Market Mantra. सबसे पहले बात करेंगे कि कैसा रहा इस सप्ताह हमारा घरेलू शेयर बाजार। तो दोस्तों बता दें कि इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 2 महीने की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 1144 अंक यानी 2.3% की गिरावट दर्ज की गई, और यह 77,379 पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी में भी 573 अंक यानी 2.4% की गिरावट दर्ज की गई, और यह 23,432 पर पहुंच गया। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 5.7% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 6% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके पहले कि हम कॉलर्स के पास चलें, योगेश दिल्ली से, विजय भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। एक त्वरित क्विक टिप्पणी अमन जी आपसे हम ये चाहते हैं कि हमने देखा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में बड़ी गिरावट है, 5-6% की गिरावट है। ये क्यों आपको लग रही है कि इतनी बड़ी गिरावट? क्या वो ज्यादा बढ़े थे पिछले समय में जैसा कि हमने देखा था? नहीं जी, देखिए जो मार्केट की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है वो 2 कारणों से अभी कंटिन्यूअसली चलती आ रही है पिछले 2 महीने 3 महीने से। और वो गिरावट इसलिए देखने को मिल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर जो है लोग जो है पैसा निकालते हैं अब नवंबर दिसंबर के अंदर, और क्योंकि उनके अपने रिजल्ट्स ठीक करने होते हैं, एनुअल रिजल्ट्स।
उसके बाद हिंदुस्तान में भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में शादियों का मौसम रहता है और लोग जो हैं एक चीज़ में से पैसा निकाल के दूसरी चीज़ में लगाते हैं। जैसे शादियों में काफ़ी खर्चा होता है, उसके लिए निकालते हैं। तो ये थोड़े महीने ऐसे रहते हैं जिसमें एक्सपेंडिचर तो बढ़ता है, कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट शेयर मार्केट से पैसा निकलता हुआ नजर आता है, अनलेस कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे एकदम से रुझान ना हो। अभी ट्रम्प जी का भी आना ऑफिस में बाकी है, तो उम्मीद की जा रही है कि मार्केट थोड़ी स्टेबल होंगी, तब तक थोड़ी अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी। इस पे हम थोड़ी और से विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों स्मॉल का और मिड कैप में जहां 5-6% की गिरावट है, वहीं पर सेंसेक्स निफ्टी में लगभग 2% की गिरावट है। लेकिन सरबजीत, अभी हमारे पास कॉलर्स जुड़े हुए हैं। जी, इनफैक्ट वी लाइक टू फर्स्ट टेक अप योगेश जी फ्रॉम दिल्ली। योगेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मार्केटों में लगातार जो बिकौली का दौर चल रहा है, तो ऐसे में पैनिक को और जल्दीबाजी में बेचने को अवॉइड करने के लिए किन सिद्धांतों पे निवेशकों को ध्यान देना चाहिए? और दूसरा मेरा एक सवाल है कि आर्बिट्राज क्या होता है और आर्बिट्राज फंड किस तरीके से बाकी फंड से अलग होता है, और क्या ये पोर्टफोलियो में कहीं पे बैठ सकता है, मतलब एक आम निवेशक के? जी देखिए जी, पहली बात तो जो सेक्टर्स और जिन कंपनीज में आप निवेश कर रहे हैं उनके फंडामेंटल्स को आप आइडेंटिफाई करें कि किस टाइप की कंपनी है, किस टाइप का प्रोडक्ट वो करती है, छोटी है, बड़ी है, उन सेक्टर्स में कैसी ग्रोथ हो रही है। दूसरी बात, उसके जो प्रमोटर्स हैं, उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं, उनको देख के, अगर आपके पास समय है, आप डे ट्रेडर नहीं है, तो उनको देख के अंडरस्टैंड करें कि कैसा चल रहा है, उनमें कैसा परफॉर्मेंस किया है, कैसा ग्रोथ दिखाया है, तो उनको देख के आप स्टेबल हो सकते हैं। दूसरी चीज समझनी जरूरी है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है जिसकी वजह से मार्केट में डिस्टर्बेंसेस आए, कि उसकी वजह से कोई गिरावट हो रही हो, कोई स्कैम हो गया हो, कोई डिबैकल डिक्लेयर हो गया हो, या कुछ एकदम से निकल के आया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है। तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है जिसकी वजह से हो। हाँ, जरूर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से लोगों ने पैसा विड्रॉ किया है और उस वजह से हमें गिरावट देखने को मिली है। हो सकता है अगर यही गिरावट एक महीना और चली तो पैनिक जरूर क्रिएट होगा हिंदुस्तान की मार्केट में भी, पर अभी मेरे विचार में वो पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। जहां तक आपने आर्बिट्राज की बात की, आर्बिट्राज होता है, जैसे आपने देखा होगा, एक आम भाषा में समझाऊं कि गन्ने का रेट या कोई भी सामान लें, टी बैग्स लें, आइसक्रीम लें, एक जगह पे एक रेट है, दूसरी जगह पे दूसरा। पेट्रोल ले लें, एक स्टेट में बॉर्डर के इस तरफ एक रेट होता है, बॉर्डर के दूसरी तरफ दूसरा रेट होता है। तो लोग क्या करते हैं कि एक तरफ खरीदा, दूसरी तरफ जाके बेचा, तो जो डिफरेंस है पैसे का, उसमें मुनाफा कमाया। तो इसी तरीके से हम शेयर मार्केट में भी मुनाफा कमाते हैं, एक तरफ से खरीद के दूसरी तरफ में बेचते हैं, गोल्ड में भी हो, सिल्वर में भी हो, इसको हम आर्बिट्राज कहते हैं और इसी के बेसिस पे कुछ लोग पैसा कमाते हैं। पर इसके लिए काफी ज्यादा ट्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए और ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। पहले जब ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं होता था तब ये बहुत ज्यादा होता था। जब से ये ट्रांजैक्शन टैक्स लगा है कुछ साल पहले से, तो ये आर्बिट्राज मूवमेंट छोटे छोटे फंड्स के लिए, छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए कम हो गई हैं। बिल्कुल। और अगर अमन जी ऐसा समझना चाहें कि आर्बिट्राज फंड जो खास तौर पर म्यूचुअल फंड्स में इस्तेमाल होते हैं, इसको जो फंड मैनेजर्स होते हैं इस तरीके से करते हैं, जैसा कि आपने समझाया है कि फंड्स के बीच में जो प्राइस डिफरेंसेस हैं उससे वो मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। और ये एक तरीके से अगर आप कंपेयर करना चाहें तो ये डेट फंड से कंपेयर होता है। काफी लो रिस्क है, लेकिन साथ ही इसमें जो आपको प्रॉफिट होगा वो भी बहुत ज्यादा इक्विटी फंड्स की तरह नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। हर्ष जी, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लिसनर अगेन फ्रॉम दिल्ली। विजय जी, अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये पूछ रहा है सर, जैसे सेंसेक्स निफ्टी डाउन पे डाउन जाया जा रहा है, ये कब तक डाउन होगा? इसका बढ़ने की कोई संभावना अभी नियर बाय है या नहीं, ये पूछ। हाँ देखिए जी, ऐसा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि पिछले 2-3 महीने से ये गिरावट चलती नजर आ रही है, पर इस महीने थोड़ा और गिरावट देखने को मिलेगा। कुछ उछाल हमें जो मार्केट की इंडिकेशन है वो ये है कि ट्रम्प साहब जब मार्केट के जब अपना प्रेसिडेंसी ले लेंगे, उसके बाद पहले हफ्ते के बाद हमें देखने को मिलेगा कि क्या रुझान रहता है, या तो और ज्यादा गिरावट हो सकती है या एकदम से बढ़ने लगेगा। जो हमें उम्मीद है, क्योंकि हिंदुस्तान के और हिंदुस्तानी कंपनियों के फंडामेंटल स्ट्रांग है और ऐसी कोई चीज नहीं है, ये बढ़ोतरी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। कोलकाता से हमारे साथ अतनु शाह जुड़ चुके हैं। अतनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। वेरी गुड इवनिंग। Good evening. My question is what is demand on trading? What is demand on trading and investing and speculating inside our currency world?
And in spite of all goodness, our Indian currency is still trailing, sir. Sir, what is your suggestion for those who are purchasing for their own purpose or for export or import production? Thank you very much. देखिए, जो इंडियन करेंसी है वो जो गिरावट उसमें हमें देखने को मिल रही है, वो जैसे स्टॉक मार्केट में मैंने आपको बताया, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पिछले 2-3 महीने में काफ़ी ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब विड्रॉ करते हैं तो हिंदुस्तानी रुपये को जब वो देंगे तभी वो डॉलर या यूरो या कोई भी चीज़ खरीदेंगे और उसके अगेंस्ट खरीदेंगे। इस वजह से जो गिरावट हमें देखने को रुपये में मिल रही है वो देखने को हो रही है। जहां तक आपने इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन की बात करी है रुपये को लेकर के, तो वो एक आम आदमी नहीं करता है, सरकारें जरूर करती हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल से ही काफ़ी हद तक थोड़ा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है, बिकॉज वो गोल्ड अधिकतर खरीदता जा रहा है, अभी भी खरीद रहा है, पिछले महीने भी उसने काफ़ी गोल्ड खरीदा है, ताकि जो है उसके अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी उस पॉइंट ऑफ व्यू से आ सके। जयपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा रेवाड़ी से। जयपाल जी, स्वागत, क्या सवाल है आपका? मार्केट मंत्रा टीम को नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पिताजी 80+ हैं और पिछला जो असेसमेंट ईयर था उन्होंने ये टैक्स रिटर्न जो फाइल किया था टैक्स के लिए, उनका टीडीएस बन रहा था। इस बार टीडीएस नहीं बन रहा था, कोई वो टैक्स की कोई डिमांड नहीं थी, तो इसलिए नहीं भरा। अब टैक्स डिपार्टमेंट से बार बार मैसेज आ रहे हैं, भाई आपने पहले 31 दिसंबर था, अब 15 जनवरी तक, और उसमें अब अगर हम फाइल करते हैं तो उसमें चार्ज लगता है सर 1000 रुपए। तो वो कंपलसरी है, क्योंकि टैक्स नहीं बन रहा था इसमें नहीं भरा, तो कंपलसरी है या वो जो चार्ज ले रहे हैं उसमें रिबेट मिल सकती है अगर आप फाइल करें तो सर? हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। पहली बात तो देखिए, जो रिटर्न फाइल करने का मतलब है उसका मतलब ये नहीं कि टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है। कोई अगर आपको इनकम हो रही है, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो रही है, नॉन टैक्सेबल इनकम हो रही है, अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको, अगर नील भी है तो नील की रिटर्न फाइल करें। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो करना चाहिए हर एक को। वैसे भी अगर 5 लाख तक की इनकम है, विदाउट कोई इनकम है, 1 रुपये कम भी, तो आप जो है रिटर्न नील की फाइल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप स्लैब स्ट्रक्चर में आएंगे, उस स्लैब स्ट्रक्चर के हिसाब से आप फाइल कर सकते हैं। जहां तक सुपर सीनियर, बिकॉज 80 साल के बाद वो सुपर सीनियर अब जो प्लान है उसके हिसाब से हो जाते हैं। सुपर सीनियर के अंदर प्रोविजंस भारत सरकार ने दिए हैं कि बैंक भी उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट या टीडीएस नहीं काटें अगर लिख के देते हैं कि आपका टैक्स नहीं बनता है। तो जरूर आपका टैक्स नहीं बन रहा है, बट क्योंकि एक बार आपका अकाउंट खुला हुआ है और आप टैक्स रिटर्न रेगुलरली फाइल करते आए हैं, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अभी भी नील रिटर्न फाइल करें। अब जो आपने डिले किया है उसके लिए हो सकता है सरकार, टैक्स अथॉरिटीज उस पर कोई पेनल्टी ना लगाएं। कई जगह सरकार इवन सीनियर सिटीजन्स के ऊपर जैसे डिले पेनल्टी होती है, टीडीएस के अंदर जो पेमेंट करनी होती है टाइम पे नहीं की हो, आपने कम कर रखी हो, उसके बाद में आप पेमेंट करते हैं, तो नॉर्मल एक इंसान के ऊपर एक डिले पेनल्टी इंटरेस्ट लगता है, वो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी नहीं लगाती है सरकार। हो सकता है इसमें भी ना लगाए। इसमें जो 1000 रुपए की बात कर रहे हैं कि वो उससे अगर उनको मुक्ति मिल सकती है कि नहीं, वो माफ हो सकता है? माफी का कोई इस समय, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसमें सिस्टम नहीं है। आपको रिटर्न जब भरेंगे तो अपने आप वो दिखाएगा सिस्टम की इनके ऊपर बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो आप मेरे विचार में दे दें, और बाद में अगर रिफंड बनता होगा तो सरकारी प्रबंधन के थ्रू वो मिलेगा, क्योंकि अब ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। इसमें कहीं पे भी एक इंसान के दखलंदाजी करने का कोई सिस्टम नहीं रहा है। बिल्कुल। Indeed, Amanji, very, very pertinent information that you have shared with our listeners. And now moving from Rewari again to Delhi, let's hear from Keshav ji. Keshav ji, आप बताएं आपका सवाल क्या है? धन्यवाद मैडम जी। नमस्कार, बताएं। सर नमस्कार। मेरा एक सवाल ये है कि जैसे बैंक में ब्रांच में हम 3 महीने में इंटरेस्ट मिल जाता है और 1 साल में एफडी का इंटरेस्ट पूरा मिल जाता है, शेयर मार्केट में इसका क्या रूल नियम है? दूसरा सवाल मेरा मेन ये है कि हम वो बैंक ब्रांच में जानकारी ली है प्राइवेट बैंकों में कि वो 25 साल का एक हमें पीरियड दे रहे हैं और 12 साल तक हमें 2-2 लाख रुपए जमा कराने के लिए बोलते हैं और हर साल 84,000 में रिटर्न देते हैं और वो कहते हैं कि आपको 12 साल के बाद फिर जमा नहीं करना।
तो वो क्या ये हमें साथ में इंश्योरेंस भी इसमें हमारी इंक्लूड रहती है? अगर बीच में कोई हादसा हो जाता है तो आपको टोटल जो 25 साल बाद में मैच्योरिटी पर पैसा मिलना है वो आपको बीच में ही आपको मिल जाएगा, एक्सीडेंट केस में या डेथ के केस में। तो ये कोई यूनिट है इनके या ये क्या चीज है, इसकी चीज में अभी हमें क्लियरेंस नहीं मिल पा रही कहीं से भी। बिल्कुल, देखिए जी, आपने 3 चीजें यहाँ पे पूछी हैं। पहली चीज जो आप बात कर रहे हैं बैंकों के अंदर, बैंकों के और शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं मुनाफा कमाने के लिए, वहां नुकसान भी हो सकता है, मुनाफा भी बन सकता है। जहां तक आपने बैंक की बात करी, बैंक में जब हम पैसा जमा कराते हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में हो या एफडी के फॉर्म में हो, वो एक तरीके से आप लोन दे रहे हैं बैंक को। आप इस तरीके से समझिए, जब लोन दे रहे हैं तो वो आपको इंटरेस्ट देते हैं, उसमें वो घटाई तो नहीं होगी, बढ़ाती होगी, उसमें कभी घटाई नहीं हो सकती है। वो घटावट और जो बढ़त होती है वो कुछ रेट के ऊपर होती है। पहले सिर्फ सारे बैंक 3-3 महीने में आपको इंटरेस्ट देते थे। आज के समय में कुछ बैंक्स हैं जो आपको मंथली इंटरेस्ट भी देते हैं, और उस मंथली इंटरेस्ट के बेसिस पे आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा बैठ जाता है। तो वो एक चीज समझनी जरूरी है कि एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक तरफ आप सेविंग करके लोन दे रहे हैं। तीसरी बात जो आपने कही वो कही थी इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ बैंक्स बोलते हैं कि आप इतने पैसे लगाइए, दरअसल वो इंश्योरेंस होता है। हाँ जी, ऐसा है। जो इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे LIC भी देता है और भी कंपनीज देती हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसी देती हैं, उनको एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरह भी बेचने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, मैं जैसे मैं फाइनेंस का प्रोफेसर हूं, मैं आपको सच करूंगा, जब इंश्योरेंस लें तो इंश्योरेंस के तरीके से लें। इंश्योरेंस का मतलब है आपको प्रोटेक्शन चाहिए, उसके लिए आप ऐसे सेविंग इंस्ट्रूमेंट में मत डालिए कि आपको इतना पैसा वापस, उसके लिए आप प्रीमियम भी ज्यादा देंगे और कवरेज भी कम मिलेगा। जब इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इंश्योरेंस के लिए लें जिसमें आपको कवरेज मिल रही है, ज्यादा अच्छी मिल रही है, कुछ घटना हो जाती है तो आपको पैसा अच्छा मिले, उसके लिए प्रीमियम थोड़ा कम दें, वो जाके ना मिले या ना मिले उसको ना देखें। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे ऐसी भी स्कीम, इक्विटी स्कीम्स भी होती है, इसमें आप हर महीने या हर क्वार्टर में या हर साल में आप पैसा डालते रहते हैं, जैसे पेंशन स्कीम्स भी होती हैं, उसमें फिर आपको इंटरेस्ट अच्छा मिलता है और उसमें आपको क्लैरिटी भी होती है कि ये मेरे को पैसा निवेश के लिए लगा रहा हूं, ये पैसा मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगा रहा हूं। तो इसलिए दोनों को मर्ज ना करें। जबकि हिंदुस्तान में काफी ऐसे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं कि वो सोचते हैं कि हम निवेश के साथ साथ सेविंग भी कर लें तो हमें अच्छा रहेगा, पर प्रीमियम हम ज्यादा दे देते हैं, फाइनेंस में उसमें बेनिफिट नहीं मिल पाता। मार्केट मंत्रा के इस मंच से लगातार कई बार हमने ये चीज डिस्कस किया है कि बीमा और निवेश को कभी खिचड़ी ना करें, एक दूसरे में मर्ज ना करें। इन्वेस्टमेंट को अलग रखें, इंश्योरेंस को अलग रखें, क्योंकि आम निवेशकों को इसी में फायदा है। अगर आपने मिक्स किया तो उसमें आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना अलग अलग करने से मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस, जैसा कि अमन जी ने बताया, एक बहुत बेहतर जरिया है अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रिस्क कवरेज है उसके हिसाब से इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में या सिंपल बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप पैसे लगा सकते हैं। पंकज नोएडा से हमारे अगले कॉलर होंगे। बहुत बहुत स्वागत पंकज आपका, क्या सवाल है? सर, आपकी पूरी टीम को नमस्कार। और अग्रवाल जी को नमस्कार। आप ये जो प्रोग्राम करते हैं सर, बेहतरीन से बेहतरीन, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सवाल है पंकज जी, बताएं। सवाल हमारा ये है सर कि मार्केट में निवेश करने का सबसे अच्छा समय डाउन डे में रहता है, मतलब अभी मार्केट बहुत नीचे जा रहा है तो अभी हमें शेयर सस्ते में मिल जाएंगे सर। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, निवेश करने का सबसे अच्छा टाइम क्या है? एकदम नीचे जाए तब या मीडियम में रहे तब? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए जी, सबसे अच्छा समय तब है जब आपको सूरज दिखाई दे। जब आपको सूरज दिखाई दे रहा है कि चढ़ने की उम्मीद है और आगे बढ़ने की उम्मीद है, तो वो अच्छा समय है, क्योंकि तभी आप मार्केट को ध्यान से स्टडी करेंगे, अटेंड करेंगे और उसके अंदर निवेश कर सकेंगे। जब आपको लग रहा है कि सूरज ढल रहा है और छांव चढ़ रही है, तो उस समय निवेश करने का कोई फायदा नहीं है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आज अच्छा नहीं है। लोग देखा है हमने कि मार्केट जब गिरती है तब निवेश करते हैं तो पैसा बना लेते हैं, और ऐसे भी टाइम होता है जब मार्केट बढ़ रही होती है, बहुत तेजी पे होती है, उसमें भी निवेश करके पैसा बना लेते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि कितनी आप उसमें देखभाल कर सकते हैं। हर समय, हर मिनट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं, और तभी आप करें जब आपके अंदर इस समय क्षमता हो या देखने का समय हो, और जब आपको लगे कि मार्केट आपको रिटर्न अच्छा देगी। सो इंडीड अमन जी कहते हैं कि मार्केट को टाइम कभी नहीं किया जा सकता। Absolutely, and it is very, very subjective, and varies from person to person and objectives of your own personal life, your own personal goals, and that decides what kind of financial product you should invest in. Moving on further in the program, another caller, Vivek ji from Uttar Pradesh. जी हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा है, उसकी उम्र 4 वर्ष है और उसकी उच्च शिक्षा के लिए लगभग 15 वर्ष बाद मुझे कितने कॉर्पस की आवश्यकता होगी
और उसके लिए मुझे मंथली कितनी सेविंग करनी होगी? आप इसके बारे में गाइड करिए। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, बट ये कहना कि आपका कितना सेविंग चाहिए होगा कितना नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी आकांक्षाएं क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, आपका अर्निंग लेवल क्या है और किस टाइप की आप एजुकेशन उसको देना चाहते हैं। पर मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे आप करना चाहते हैं तो लंबे समय के कुछ बॉन्ड्स होते हैं, जैसे भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं, आरबीआई के टैक्सेबल बॉन्ड्स हैं जो लंबे समय के लिए रखे जा सकते हैं। लड़कियों के लिए तो भारत सरकार ने स्कीम भी निकाल रखी है जिसमें वो आप निवेश कर सकते हैं, बड़ा अच्छा इंटरेस्ट, सुकन्या योजना, तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो पर लड़की तो नहीं, आपका तो बेटा आप कह रहे थे, तो उनके लिए आप ऐसे बॉन्ड्स लेके कर सकते हैं। कुछ समय पहले ये भी देखा गया है कि लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, उससे भी अच्छा रिटर्न मिला है, पर वो सब्जेक्टिव हो जाता है कि रियल एस्टेट लेके बाद में जाके वो बिकेगी, कितने की बिकेगी, कितने की नहीं बिकेगी, और उसका मूल्य जो है उस समय इतना अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, तो ये एक सब्जेक्टिव है। बट बाकी ये जो बॉन्ड वगैरह स्ट्रक्चर है इसमें आप इन्वेस्ट करके निवेश करके, पर आप कितना सेग्रीगेट करेंगे ये अब आपकी इनकम लेवल्स के ऊपर और उनकी आकांक्षाओं के ऊपर रहेगा, क्योंकि कुछ कोर्सेज होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा खपत होती है पैसे की, कुछ कोर्सेज होते हैं जिनमें इतनी ज्यादा खपत नहीं होती है। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ्रॉम दिल्ली। अमित जी, अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार मैडम, मैं नई दिल्ली से अमित बात कर रहा हूँ, अमित झा। मेरा सबसे प्रश्न ये है कि इस आगामी बजट जो आम बजट है उनमें सरकार की कौन से क्षेत्र में निवेश की ज्यादा प्राथमिकता देगी सरकार? और एक सवाल ये भी है सर कि कोई भी अच्छी फंडामेंटल जो कंपनी होती है, निफ्टी 50 के मान लीजिए, तो 52 वीक लो पे आ जाता है। जब 52 वीक लो पे ट्रेड हो रहा होता तो अंदर से एक आशंका बनी रहती है कि क्या इसमें बने रहना चाहिए। पहले तो दिग्गज कंपनी होती है अपने क्षेत्र की, परंतु 52 वीक पे लो पे काम हो रहा होता उसमें, तो क्या उसमें निवेश नया जारी रखना चाहिए और नया निवेश उसमें डालना चाहिए उस तरह के स्टॉक में? धन्यवाद सर। देखिए, जहां तक जो आपने निफ्टी 50 के शेयर की बात करी है, जो शेयर होल्डिंग है, आप उसको अगर अच्छी कंपनी है, आपको लगता है फंडामेंटल अच्छी हैं, बड़ी कंपनीज हैं, तो किसी मार्केट मूवमेंट या सेक्टर मूवमेंट की वजह से उनका शेयर नीचे चल रहा है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं चल रहा है, तो आप उसको होल्ड करके रखें। अगर आपको लगता है और आप बहुत समय से होल्ड करते आए हैं तो उसमें और निवेश आप कर सकते हैं, पर ना और निवेश करके पर उसमें होल्ड करके एक ऐसा मूवमेंट के लिए वेट करें जब आपको दिखने लगे कि बढ़ने लगा है, उस समय निवेश करेंगे तो आपको रिटर्न थोड़े ज्यादा अच्छे मिल सकेंगे, क्योंकि आपने ये पहले ही एनालाइज कर लिया कि फंडामेंटल्स वगैरह अच्छे हैं। इनका पहला जो प्रश्न, बिल्कुल पहला इनका जो प्रश्न था बजट को लेकर है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, देखिए जी, बजट जो है पिछले कुछ सालों से एक तो कृषि के ऊपर काफी उसका फोकस रहा है, दूसरा जो फोकस रहा है वो न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे सोलर हो, चाहे वो एनर्जी सोर्सेज के ऊपर हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो। तीसरा उसका फोकस रहा है शिक्षक के क्षेत्र में, डिजिटलाइजेशन वो कर रहे हैं, डिजिटल माध्यम से हर एक इंसान के पास, पर जो वो है वो प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर में नहीं है, वो बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में, पर वो भी एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें हो रहा है। चौथा सेक्टर आप देखेंगे हर रोज न्यूज में अभी भी आ रहा है, वो है डिफेंस। डिफेंस जो है हिंदुस्तान में अब काफी समय से एक्सपोर्ट करने लगा है, हम लोगों ने भी स्टडी किया था, उसमें सजेस्ट किया था 18-12 साल पहले, बट उस समय नहीं किया था भारत सरकार ने। अब उन्होंने किया है तो देख रहे हैं कि उससे हमारे जो डिफेंस के लोग हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम हिंदुस्तान के डिफेंस को बाहर बेच भी पा रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज कमा पा रहे हैं, तो वो एक ऑल्सो सेक्टर है जो कर रहा है। उसके अलावा जो मेन कोर सेक्टर्स होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी हर्षी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर है, फार्मास्यूटिकल है, ये सेक्टर ऐसे हैं जो ज्यादातर एवरग्रीन ही रहते हैं, इनमें जो फॉल है वो कम ही आता है, ज्यादातर हाई रहते हैं। और अमन जी, हमें याद होगा 11,11,111 करोड़ रुपए का जो ऐतिहासिक बजट इस साल का साल 24-25 का था इंफ्रा पर। पहली बार ऐसा हुआ था कि इंफ्रा पर इतना ज्यादा बजट बढ़ाया गया था, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता ही है कि किस तरीके से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मजबूत हो, क्योंकि न सिर्फ उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि सीधा जीडीपी पे असर पड़ता है। और 2047 में जब हम पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में आ जाएंगे सामने, उसमें बहुत जरूरी है कि ये सारे सेक्टर्स जो आपने ध्यान अभी गिनाए, इसमें बहुत कस के निवेश हो और हम इसमें आगे बढ़ें। बिल्कुल। एंड मूविंग ऑन फर्दर इन द प्रोग्राम, वी हैव अ नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम रायगढ़। खुश जी, अपना सवाल पूछें। जी अमन सर को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी सर, मेरा सवाल ये है कि अगर हम इंट्राडे करते हैं तो उससे कैपिटल गेन टैक्स कितना लगता है? और मेरा दूसरा सवाल है कि कैपिटल बचत और रेवेन्यू बजट में क्या अंतर है?
देखिए, जो कैपिटल बजट होता है उसको हम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, रेवेन्यू जो होता है वो हम छोटे वर्किंग कैपिटल, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो जैसे वर्किंग कैपिटल होता है एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होता है, ऐसे ही जो कैपिटल बजट होता है वो बड़ी निवेशक जिनमें रिटर्न्स बहुत समय के बाद आते हैं उनमें होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो ट्रेड बेस्ड हैं या छोटे खर्चों के अंदर हमें रिटर्न्स मिल पाते हैं। जो आपने पहला प्रश्न इसमें पूछा था, वो पहला प्रश्न क्या था इनका, कुछ आप एक बार मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो फिर से पूछ लें, तब तक हम बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, कितना हुआ है सरबजीत? And in fact, as Harshji just mentioned, global crude oil prices rose for the third straight week to a 3-month high as traders braced for supply disruptions from the US sanctions against Russia. Brent crude oil futures jumped 3.7% this week to end at $79.76 a barrel after crossing $80 a barrel for the first time since October the 7th. US crude oil futures surged 3.6% to end the week at $76.57 per barrel, also a 3-month high again. And President Joe Biden's administration imposed fresh sanctions targeting Russian oil and gas revenue. The sanctions will cut Russian oil export volumes and make them more expensive. Their timing, just a few days before President-elect Donald Trump's inauguration, makes it likely that Trump will keep the sanctions in place and use them as a negotiating tool for a Ukraine peace treaty. प्रीतम अगले कॉलर दिल्ली से, बहुत कम समय बचा है प्रीतम जी, जल्दी से सवाल पूछ लें। हेलो प्रीतम जी, आर यू देयर? नहीं, अभिषेक के पास चलना पड़ेगा, अगेन कोलकाता से। अभिषेक जी अपना सवाल जल्दी से पूछ लें। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी सर, मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई आदमी का और कोई जॉब नहीं है, वो ओनली शेयर मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं और 1 ईयर में मान लो 4 लाख रुपया वो प्रॉफिट किया, तो उसका टैक्स क्या होगा? थैंक यू सर। ओके, देखिए जी, जो सिर्फ शेयर ट्रेडिंग कर रहा है वो भी आपका कैपिटल गेन्स में आएगा उसके अंदर, पर वो आपको जो टैक्स देना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स देना होगा। अगर आप वो शेयर लंबे समय के लिए कोई होल्ड करते हैं तो फिर उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा, पर कितने टाइम के लिए उस शेयर को होल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और आपका बिजनेस वो हो सकता है पर वो फिर इनकम वहीं से होगी। अगर आप ट्रेडिंग कंपनी खोल के उसको करते हैं तो फिर वो बिजनेस प्रोफेशन में आ जाता है। And moving on to the next news item which makes the headlines for today, US markets declined yesterday with the S&P 500 erasing its 2025 gains after an upbeat jobs report stoked fresh inflation fears, reinforcing bets that the Federal Reserve will be cautious in cutting interest rates this year. The Dow Jones Industrial Average fell 697 points or 1.6% to 41,938. The S&P 500 lost 91 points or 1.5% to 5,827, and the Nasdaq Composite lost 317 points or 1.6% to 19,161. Wall Street's main indices closed their second consecutive week in the red. A Labour Department report showed job growth unexpectedly accelerated in December, while the unemployment rate fell to 4.1% as the labour market ended the year on a strong note. A hotter than expected job gain could translate into faster economic expansion, leading to a rise in prices. बिल्कुल, और ये भी बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। ये सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों में भारत की क्लीन टेक मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एक शानदार पहल है। और अब वक्त कम बचा है, चलते चलते अमन जी आपसे यही पूछना चाहेंगे कि नेक्स्ट वीक माने परसों जो मार्केट खुलेगा वो वीक कैसा रहने की उम्मीद है? देखिए जी, अभी मेरे विचार में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कह सकता मैं, पर स्टेबिलिटी रहे, बहुत ज़्यादा गिरावट ना आए, यही उम्मीद की जा सकती है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप जी अपना ऑफिस नहीं लेते हैं तब तक क्या रुझान रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, बिकॉज जो गिरावट आ रही है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की वजह से आ रही है, हिंदुस्तान की वजह से नहीं आ रही है। बिल्कुल, यानी मार्केट की नजर अब सीधे अमेरिका पर है, चाहे वो यूएस फेड के फैसले हों या
नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह की 20 जनवरी के। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अग्रवाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। Yes, before we close, a reminder of the headlines. Domestic markets snap 2 weeks of rising streak. Both Sensex and Nifty decline over 2%. Global crude oil prices rise for the third straight week to 3-month high. Brent ends close to $80 a barrel. And US benchmark indices decline as jobs data stokes inflation fears. आज के लिए इतना ही। कल 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।